नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास है वो क्लास नंबर 13 होने वाली है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो सामान्य ज्ञान, जिसको आप लोग जीके के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो भारतीय अर्थव्यवस्था एवं बैंकिंग प्रणाली, जो आपके अर्थशास्त्र जो विषय है ना, उससे रिलेटेड है आप लोगों के सामान्य ज्ञान से। अब आप लोगों के मन में एक सवाल है कि सर, ये क्लास तो आपने क्लास नंबर 12 में ले चुका है। तो मैंने आप लोगों को क्लास नंबर 12 में भी आप लोग को बताया था कि इसमें टोटल मैं आप लोगों के लिए 50 क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ बोला था, लेकिन टाइम ज़्यादा हो जाने के कारण केवल मैं आप लोगों से ना 30 ही क्वेश्चन कराया था, 20 क्वेश्चन बच गया था। तो आज की क्लास में ना उस जो 20 क्वेश्चन बचा हुआ ना उसको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़ते हुए चलिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, इन 20 प्रश्नों से आप लोगों को टेस्ट सीरीज टाइप से चेक करना है कि इन 20 प्रश्नों में आप लोगों का कितना सही होता है और कितना गलत होता है। आप एग्ज़ाम का जो माहौल होता है ना, सेम वैसी क्रिएट कीजिए और खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अगर खुद से बनाओगे तो आपका जो माइंड है ना वो वर्क करेगा एक्टिविटी के माध्यम से, मतलब एक्टिव रहेगा। तो इस प्रकार से अगर कहीं क्वेश्चन आता है ना आप लोग के एग्जाम में, तो आसानी से आप लोग बना पाओगे, ताकि आप लोग के पिछले प्रश्न में हमने तो बनाया था, ये आप लोग का जो माइंड में ना कैप्चर करेगा, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, फटाक से हम लोग जो क्वेश्चन का जो सीरीज़ है ना उसे स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि इस प्रकार की जब भी मैं क्लास लेकर आऊँ ना, सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। यदि मैं आप लोगों के लिए क्लास को फ्री ऑफ कॉस्ट में ला रहा हूँ, 1 रुपये भी फीस नहीं ले रहा हूँ ना, तो इसका मतलब ये है कि मैं भी आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग जब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बोल के, ठीक है। जितनी ईमानदारीता मैं बरतता हूँ उतनी ईमानदारीता आप लोग भी बरतिए, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग प्रश्न को स्टार्ट करें। इससे पहले थोड़े से आप लोग ये जान लो कि बहुत लोग ये बोलते हैं कि सर हमें PDF इसका चाहिए। तो चलिए आज से ना मैं आप लोगों का जितना भी क्लास लूँगा ना, सारे क्लास का PDF आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप लोग को PDF कहाँ मिलेगा, तो आप लोग टेलीग्राम पे जाइए और सर्च मारिए बाई MD धीवर। क्या, तो जो मेरा चैनल के नाम है ना सेम वही आप लोग सर्च मारिए, ठीक है। बाई MD धीवर करके सर्च मारोगे ना, तो वो आप लोगों का मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो मिल जाएगा। और वहाँ मैं आप लोगों को जितने भी क्लास लूँगा ना, उन सारी क्लास का PDF मैं आप लोगों को दे दूँगा, ठीक है। तो इसकी चिंता आप लोग बिल्कुल भी मत कीजिए। चलिए सबसे पहले हम लोग ना प्रश्न क्रमांक 31 को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक CDB का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गाजियाबाद, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी कानपुर या ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 31 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी लखनऊ करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो सबसे पहला आप लोग ये जान लीजिए कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसको CDB जो बोलते हैं ना, उसका मुख्यालय कहाँ है, तो लखनऊ में स्थित है। अब आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, ठीक है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसको हम लोग CDB के नाम से जानते हैं, उसका जो फुल फॉर्म है वो आप लोग को हो जाएगा स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। क्या, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये आप लोग को याद रखना है। और एक बात और जान लीजिए कि यह भारत की प्रमुख वित्तीय संस्था है और इसकी स्थापना 2 अप्रैल को हुआ था। कब हुआ था, 2 अप्रैल 1990 को, ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा इसका मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। CDB का उद्देश्य जो है ना, वो पुनर्वित्त सुविधा और औद्योगिक को ना अल्पकालीन ऋण प्रदान करना इसका उद्देश्य है, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है, मतलब सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को ना ये ना ऋण प्रदान करता है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 31 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से हम लोग करते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 32 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। निम्न में से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का वाणिज्यिक बैंक है? ऑप्शन ए ICICI बैंक, ऑप्शन बी HDFC बैंक, ऑप्शन सी इंडियन ओवरसीज बैंक या ऑप्शन डी UTI बैंक। क्या इसका आंसर होगा, बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 32 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी इंडियन ओवरसीज बैंक करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो सबसे पहला आप लोग ये जान लीजिए कि सार्वजनिक क्षेत्रीय बैंक जो वाणिज्यिक बैंक है ना वो क्या होता है। सबसे पहला थोड़ा सा आप लोग ये जान लीजिए। तो सार्वजनिक क्षेत्रीय बैंक वे बैंक है जिनमें सरकार का जो शेयर है वो 50% से अधिक होता है। कितना, तो 50% से अधिक ना जो शेयर गवर्नमेंट का होता है ना, वो आप लोग का सार्वजनिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कहलाता है या सरकारी बैंक भी कहलाता है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ना आप लोग का जो इंडियन ओवरसीज जो बैंक है ना, उसमें गवर्नमेंट का 50% से शेयर अधिक है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 32 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 33 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। किस प्रकार की जमा राशियों पर सबसे अधिक ब्याज मिलता है? ऑप्शन ए वर्तमान जमा, ऑप्शन बी सावधि जमा, ऑप्शन सी आवर्ती जमा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए।
तो प्रश्न क्रमांक 33 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी सावधि जमा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला प्रश्न क्या क्या है, ध्यानपूर्वक पढ़ो। किस प्रकार की जमा राशियों पर सबसे अधिक ब्याज मिलता है? तो सबसे अधिक जो ब्याज है ना वो आप लोग का सावधि जमा जो खाता है ना उस पर मिलता है। अब ये सावधि जमा क्या होता है? तो आप लोगों ने सुना होगा एफडी, जिसको हम लोग फिक्स डिपॉजिट कहते हैं, है ना। तो बैंक जो होता है ना एफडी पर, फिक्स डिपॉजिट पर ना सबसे ज़्यादा ब्याज देता है, ये आप लोगों को याद रखना है। और ये जो एफडी की अवधि होती है ना 7 दिन से लेकर के 10 साल तक की होता है। मतलब फिक्स डिपॉजिट मतलब एक निश्चित समय के लिए जो ना खाता खुलवा करके उसमें फिक्स जो पैसे डाला जाता है ना वो कहलाता है आप लोग का एफडी, फिक्स डिपॉजिट या सावधि जमा जो खाता होता है ना वो कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 33 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। थोड़े से जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग को बढ़िया तरीके से दिख पाए। चलिए प्रश्न क्रमांक 34 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यूको बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मुंबई या ऑप्शन डी चेन्नई। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए, एटलीस्ट गेस कीजिए क्या इसका आंसर हो सकता है। तो प्रश्न क्रमांक 34 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी कोलकाता करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो यूको बैंक का जो मुख्यालय है ना वो आप लोग का कोलकाता में स्थित है, ये आप लोग को याद रखना है। उसके अलावा ये जो यूको बैंक है ना उसका फुल नेम आप लोग जान लीजिए ताकि आप लोग का थोड़े बहुत इसके बारे में नॉलेज हो जाए। तो यूको बैंक का जो फुल फॉर्म है वो यूनाइटेड कमर्शियल बैंक है। ठीक है, यह बात आप लोगों को याद रखना है। और यह भारत का एक सरकारी बैंक है जो वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। इतनी बातें आप लोगों को इसके बारे में याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 34 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से हम लोग करते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 35 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध में चलने वाली समिति देयता का प्रथम बैंक था। ऑप्शन ए हिंदुस्तान कॉमर्शियल बैंक, ऑप्शन बी अवध कॉमर्शियल बैंक, ऑप्शन सी पंजाब नेशनल बैंक या ऑप्शन डी पंजाब एंड सिंध बैंक। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 35 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है हिंदुस्तान कॉमर्शियल बैंक आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो मैंने आप लोग को थ्योरी में जब हम लोग जो क्लास नंबर 12 था उसमें लिया था तो बताया था ना कि भारत में भारतीयों द्वारा सबसे पहला जो बैंक था 1881 में हिंदुस्तान कॉमर्शियल बैंक की स्थापना किया गया था, है ना। ये मैंने बताया था ना, जिसका स्थापना जो था वो फैजाबाद में किया गया था, ये मैंने आप लोग को बताया था। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 35 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है हिंदुस्तान कॉमर्शियल बैंक जो है ना वो आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 36 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ था। ऑप्शन ए 1950 में, ऑप्शन बी 1960 में, ऑप्शन सी 1969 या ऑप्शन डी 1979 में। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 36 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी 1969 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा था कि भारत में बैंकों की पहली बार राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो 1969 में हुआ था, हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा था। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग और जान लीजिए कि भारत में सर्वप्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई, कब? 19 जुलाई को हुआ था, 19 जुलाई 1969 को हुआ था। ये मैंने आप लोग को थ्योरी में बताया था। इस दौरान 14 जो वाणिज्यिक बैंक है उनका 50 करोड़ रुपए से अधिक का जो हुआ था ना वो राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। और दूसरी बार जो राष्ट्रीयकरण था वो 6 बैंकों का किया गया था, ये मैंने आप लोगों को थ्योरी में बताया था, जिसमें 15 अप्रैल 1980 को किया था। ये बात आप लोगों को याद रखना है, इतनी सी बात। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 36 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को करते हुए चलते हैं। ये प्रश्न आप लोगों से काफ़ी रिलेटेड है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 37 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। बैंकिंग क्षेत्र में केवाईसी का फुल फॉर्म क्या है? आप लोगों ने अधिकतर जब बैंक में आप लोग का जब खाता होगा तो गए होंगे और क्या बोले होंगे, मुझे केवाईसी करना है। पैसे निकाले होंगे तब भी जब बोले होंगे बैंक वाले कि आपका केवाईसी अपडेट नहीं हुआ, केवाईसी करवा लीजिए। तो केवाईसी का फुल फॉर्म या पूरा नाम क्या है आप लोगों को ये बताना है। ऑप्शन ए कीप योर क्रेडिबिलिटी, ऑप्शन बी नो योर क्रेडिबिलिटी, ऑप्शन सी कीप योर कस्टमर या ऑप्शन डी नो योर कस्टमर। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 37 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी है, नो योर कस्टमर करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि बैंकिंग क्षेत्र में ना जो केवाईसी का जो फुल फॉर्म है वो नो योर कस्टमर, अपने ग्राहक को जानो या पहचानो, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। मुझे यकीन था कि अधिक लोगों ने ना इसका करेक्ट आंसर लिया होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 37 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 38 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1958, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1950 या ऑप्शन डी 1954। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए।
तो प्रश्न क्रमांक 38 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर भी 1956 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला आप लोग ये जान लीजिए कि भारतीय जीवन बीमा जो निगम है ना, उसकी स्थापना 1956 को हुआ था। और स्पेसिफिक आप लोग को डेट बताऊँ ना, तो 1 सितंबर जो है ना 1956 को इसका स्थापना हुआ था, ये आप लोग जान लीजिए। और उसके अलावा एक बात और जान लीजिए कि वो जीवन बीमा को अधिक व्यापक रूप से और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में फैलाना था, ताकि देश की सभी बीमा योग्य व्यक्तियों तक इसकी पहुंच बनाई जा सके और उन्हें उचित लागत, पर्याप्त वित्तीय जो सेवाएं हैं, जो पैसे हैं, वो दिया जा सके। ठीक है, तो इसी उद्देश्य से जो भारतीय जीवन बीमा का ना, उसका स्थापना किया गया था। और इसका स्थापना वर्ष जो था ना, वो आप लोग का 1956 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 38 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से हम लोग पढ़ते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 39 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। लघु अवधि ऋण की अवधि है, ऑप्शन ए अधिकतम 15 माह, ऑप्शन बी 2 से 5 वर्ष, ऑप्शन सी 1 से 3 वर्ष, या ऑप्शन डी 1 से 2 माह। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 39 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है अधिकतम 15 माह जो है ना, वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला आप लोग ये जान लीजिए कि अवधि के आधार पर, मतलब अवधि के आधार पर जो ऋण की अवधि है ना, उसको 3 भागों में विभक्त किया गया है, 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन सा? तो सबसे पहला आप लोग जान लीजिए लघु अवधि ऋण जो होता है वो 15 माह तक की होता है, ये आप लोग को याद रखना है। दूसरा आप लोग जान लीजिए कि मध्य अवधि ऋण जो होता है ना, वो 15 माह से 15 माह से 5 वर्ष तक की होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। तीसरा दीर्घकालीन अवधि होता है। क्या होता है? तो दीर्घकालीन अवधि ऋण जो होता है ना, वो 5 वर्ष से अधिक होता है। कितना? तो 5 वर्ष से अधिक होता है। इतनी बातें आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा एक बात आप लोग को और याद रखना है, कभी कभी लघु अवधि ऋण की जो अवधि होता है ना, वो 2 वर्ष तक भी होता है, ये बात आप लोग को याद रखना है। लेकिन यह जो अवधि है वो अलग अलग संस्थानों पर निर्भर करता है कि कौन कितने ज़्यादा रखता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 39 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 40 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। बैंकों की नई शाखाएं खोलना हो तब इसके लिए किससे लाइसेंस लिए जाते हैं? ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी राज्य सरकार, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, या ऑप्शन डी भारतीय रिजर्व बैंक। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 40 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी भारतीय रिजर्व बैंक करेक्ट हो जाएगा। मुझे पता है कि अनेक लोगों ने ना ऑप्शन नंबर डी को ही करेक्ट लिए होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आप लोग ये जान लीजिए कि नया बैंक की शाखाएं खोलने के लिए ना भारतीय रिजर्व बैंक जो है ना, आरबीआई, उससे आप लोगों को लाइसेंस लेना पड़ता है। ये बात आप लोग को याद रखना है। और एक बात आप लोग याद रख लीजिए कि अगर आप लोग को नया बैंक ओपन करना है, ठीक है, तो उसके लिए कितना पैसे चाहिए मिनिमम? तो मिनिमम आप लोगों के पास 500 करोड़ होने चाहिए नया बैंक ओपन करने के लिए। कियोस्क के छोटा बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ ना, बड़ा जो बैंक होता है ना, उसमें 500 करोड़ मिनिमम आपके पास पैसे होने चाहिए। ये इसका जो निर्धारण क्राइटेरिया है ना, वो होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 40 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 41 को पढ़िए। भारत में पहला एटीएम किस बैंक द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन बी यूनियन बैंक ने, ऑप्शन बी एचएसबीसी बैंक ने, या ऑप्शन डी भारतीय स्टेट बैंक ने। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 41 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी एचएसबीसी बैंक ने ना, वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला आप लोग ये जान लीजिए कि भारत में पहला एटीएम जो बैंक था ना, वो किसके द्वारा जारी किया गया? तो एचएसबीसी जो बैंक था ना, उसके द्वारा पहला एटीएम जारी किया गया। ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा आप लोगों के मन में सवाल आएगा कि सर ये एचएसबीसी बैंक क्या है, इसका फुल नाम क्या है? तो एचएसबीसी बैंक का जो फुल नाम है ना, वो हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन है। क्या है? तो हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। और इसके अलावा इस बैंक के बारे में आप लोगों को एक बात और याद रखना है कि 1987 में, कब? 1987 में इन्होंने ना पहली बार मुंबई में जो प्रथम एटीएम था ना, उसकी स्थापना किया था। मतलब एटीएम का ना वो रखा गया था। ठीक है, तो आप लोगों को इतनी सी बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 41 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 42 को पढ़िए। भारत में स्टॉक एक्सचेंजों को नियमन करने वाली बॉडी है। ऑप्शन ए आरबीआई, ऑप्शन बी एनएसई, ऑप्शन सी सीबीडीटी, या ऑप्शन डी एसईबीआई। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए।
तो प्रश्न क्रमांक 42 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। एसईबीआई जो है ना वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला प्रश्न 42 का क्या है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करने वाली जो बॉडी जो है ना वो एसईबीआई बॉडी, वो करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। अब आप लोगों के मन में फिर से सवाल आ गया कि सर ये एसईबीआई बैंक क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए, इसके फुल फॉर्म के बारे में। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है, तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, ये बात आप लोग को याद रखना है। और इसके अलावा आप लोगों को एक बात और याद रखना है कि वर्तमान तथा पहली महिला जो अध्यक्ष है ना वो माधुरी पुरी बुंच है, ये बात आप लोगों को याद रखना है इसके अध्यक्ष के बारे में। तो इसका अध्यक्ष कौन है, तो माधुरी पुरी बुंच जो है ना वो इसका वर्तमान और पहली महिला अध्यक्ष है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से हम लोग करते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 43 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। निफ्टी निम्न में से किस शेयर बाजार का मुख्य सूचकांक है? ऑप्शन ए एनएसई, ऑप्शन बी बीएसई, ऑप्शन सी सीएसई या ऑप्शन डी डीएसई। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 43 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है एनएसई जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला आप लोग ये जान लीजिए कि ये जो निफ्टी है ना निम्न में से किस शेयर बाजार का मुख्य सूचकांक है, बोला है ना, तो एनएसई जो है ना उसका मुख्य सूचकांक है, ये बात आप लोग को याद रखना है। उसके अलावा आप लोगों के मन में एक सवाल है कि सर इसका फुल फॉर्म क्या है और ये है क्या, तो इसका जो फुल फॉर्म है वो आप लोगों को याद रखना है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। आप लोगों ने सुना होगा एनईसी के बारे में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है ना वो इसका फुल नेम है। ठीक है, इसके अलावा निफ्टी के बारे में आप लोगों को एक बात और याद रखना है, इसका जो काम है ना वो बाजार की दिशा का पता लगाना है, अर्थात निफ्टी में होने वाले उतार चढ़ाव से बाजार की रूपरेखा का पता लगाता है। इससे निवेश यह अनुमान लगा सकता है कि बाजार उतरेगा या चढ़ेगा, ये बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 43 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से हम लोग पढ़ते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 44 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। भारत में रुपया का अवमूल्यन सर्वप्रथम किस वर्ष किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1966, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1972 या ऑप्शन डी 1978। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 44 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी 1949 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि भारत में रुपया का अवमूल्यन सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ था ना, तो 1949 में हुआ था, ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 44 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 49 जो है ना बी का, वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को करते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 45 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। भारतीय रिजर्व बैंक की प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर कौन थी? ऑप्शन ए रंजना कुमार, ऑप्शन बी केजी उदेसी, ऑप्शन सी कंचना चौधरी भट्टाचार्य या ऑप्शन डी प्रतिभा आडवाणी। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 45 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी कंचना चौधरी भट्टाचार्य जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि भारतीय रिजर्व बैंक की जो प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर थी ना वो कंचना चौधरी भट्टाचार्य थी, ये बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से हम लोग करते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 46 को पढ़िए। निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ की गई है? ऑप्शन ए को देखिए आईडीबीआई बैंक, या ऑप्शन बी देखिए आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन सी बीओबी बैंक या ऑप्शन डी एसबीआई बैंक। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 46 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी एसबीआई करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला प्रश्न क्या क्या ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि सिंपल क्लिक क्रेडिट कार्ड योजना किसने प्रारंभ किया। तो सिंपल क्लिक क्रेडिट कार्ड जो योजना है ना वो ऑप्शन नंबर डी एसबीआई ने जारी किया। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आएगा कि ये सिंपल क्लिक क्रेडिट कार्ड क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि ये जो क्रेडिट कार्ड है सिंपल क्लिक उन कस्टमरों के लिए जारी किया गया जो पहली बार क्रेडिट कार्ड योजना का ना लाभ लेना चाहते थे। ठीक है, और इसको थोड़ा सा विस्तार पूर्वक आप लोग को बताऊं ना तो यह क्रेडिट कार्ड उन लोगों के लिए अच्छा है जो अक्सर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, खास तौर से पार्टनर ब्रांड के साथ। पार्टनर ब्रांड के कहने का मतलब फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, जो ऐसे जो ब्रांड जो है ना उसमें जब शॉपिंग करते हैं ना तो उसके लिए ये जो एसबीआई है ना तो उसने ये जो क्रेडिट कार्ड योजना है ना सिंपल क्लिक वो लॉन्च किया था। इतनी बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 46 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आप लोग का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को करते हुए फिर से हम लोग चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 47 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। वह कौन सी बैंक है जिसने कृषकों पर आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाया है? ऑप्शन ए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ऑप्शन बी पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन सी इलाहाबाद बैंक या ऑप्शन डी भारतीय स्टेट बैंक। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए।
तो प्रश्न क्रमांक 47 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है भारतीय स्टेट बैंक मतलब एसबीआई जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला प्रश्न क्रमांक 47 क्या क्या है ध्यान से पढ़ो तो आप लोगों को समझ में आएगा कि वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाया। तो किसान क्लब किसने बनाया? तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग का भारतीय स्टेट बैंक ने बनाया। अब इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए कि ये किसान क्लब एक्चुअल में है क्या। तो भारतीय स्टेट बैंक ने किसानों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब का गठन किया गया था। यह उत्तर प्रदेश के किसान हेतु ना क्लब का गठन किया गया था जिसे नाबार्ड कहते हैं। हम लोगों ने नाबार्ड के बारे में भी पढ़ा था ना। तो एसबीआई द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था, ये आप लोग को याद रखना है। और नाबार्ड तथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है ना इनके द्वारा किसान क्लब कार्यक्रम चलाया गया, ये बात आप लोगों को याद रखना है। खासतौर से इसका ब्रांड जो था ना वो मतलब एसबीआई था, ये बात आप लोगों को याद रखना है इतनी सी, ठीक है। तो प्रश्न क्रमांक 47 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी जो है ना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है ना वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से हम लोग करते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 48 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। निम्न में से कौन सा बैंक प्रतिभूति घोटाले से बंद हुआ? ऑप्शन ए मेट्रोपॉलिटन बैंक, ऑप्शन बी बैंक ऑफ कराड़, ऑप्शन सी राष्ट्रीय आवास बैंक या ऑप्शन डी ग्रिडलैंड बैंक। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 48 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी बैंक ऑफ कराड़ जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि ये प्रतिभूति जो घोटाला है वो क्या होता है। तो प्रतिभूति जो घोटाला है वो बैंकों में फ्रॉड मतलब धोखाधड़ी जो होता है ना उसको प्रतिभूति घोटाला कहते हैं। जैसे बॉन्ड को लेकर के हो, जैसे शेयर को लेकर के हो, तो इस प्रकार की अगर कहीं घोटाला जो होता है ना तो उसे प्रतिभूति घोटाला कहते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। और एक बात आप लोग को और याद रखना है कि वर्ष 1992 में, कब 1992 में ना प्रतिभूति घोटाला में लिप्त दलालों के कहने पर बैंक ऑफ कनाडा को ना स्टेट बैंक के नाम पर फर्जीवाड़ा करने पर उसकी रसीद जारी कर दिया था, है ना। फर्जीवाड़ा के नाम पर वो रसीद जारी कर देता था और इस वजह से ना उसको बंद कर दिया गया। ये बात आप लोगों को याद रखना है। बैंक ऑफ कराड़ जो है ना वो बंद हो गया था इसी प्रतिभूति घोटाले के चलते, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 48 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 49 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। बैंकरों का बैंक है। ऑप्शन ए एक्सिस बैंक, ऑप्शन बी नाबार्ड, ऑप्शन सी भारतीय स्टेट बैंक या ऑप्शन डी रिजर्व बैंक। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 49 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी रिजर्व बैंक करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग को पता होगा कि बैंकरों का बैंक जो होता है वो रिजर्व बैंक को कहते हैं और रिजर्व बैंक जो होता है वो आरबीआई होता है, ठीक है, जिसका पूरा नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ये बात आप लोग को पता होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 49 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी जो है ना रिजर्व बैंक वो करेक्ट हो जाएगा। और आप लोग को पता होगा ये जो रिजर्व बैंक है वो सभी बैंकों का पिता भी कहा जाता है इसको, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस क्लास का जो अंतिम प्रश्न है ना उसको ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 50 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी देवास, ऑप्शन सी नोएडा या ऑप्शन डी मुंबई। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 50 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी देवास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कैसे? तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि बैंक नोट जो प्रेस है ना वो देवास में है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है इस टाइप से, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 50 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का करेक्ट हो जाए। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना ताकि इसी प्रकार की जब भी हम क्लास लेकर आएँ सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले। और नोटिफिकेशन मिले इसलिए ज़्यादा जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार किसी नेक्स्ट क्लास में।